सो नेक्स्ट थियरी हमारी रिजिड बॉडी एंड इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद हमारी नेक्स्ट थियरी है इलास्टिसिटी। ओके, सो इंपॉर्टेंट, पहले तो यही वर्ड पे पूरा चैप्टर था इलास्टिसिटी, बहुत पहले के सिलेबस में, नॉट नाउ। ओके, सो इलास्टिसिटी, तो ये क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी। जैसे हमने, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किसकी होगी? फ्लूइड्स की होगी। लिक्विड और एयर की विस्कोसिटी होगी, गैसेस की होगी। तो वैसे ही इलास्टिसिटी किसकी होगी? सॉलिड्स की होगी। तो इसीलिए तो नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड की वैसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वैसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली किसको एप्लीकेबल है? सॉलिड्स को, ना कि फ्लूइड्स को। डन? ओके, तो वो डिफरेंट नई है इसलिए समझ रहे हैं। जो पुरानी हमें डेंसिटी एंड ऑल सब पता है वो तो है ही। ओके, चलो, सो इलास्टिसिटी समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे अभी मैं स्प्रिंग की बात कर रहा था, वैसे अगर बात करें तो देखो, ये हमारा जो NaCl ड्रॉ किया था केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में, याद है ना? ओके, तब हमने ऐसा ही फिगर ड्रॉ किया था NaCl का, जो जब ड्रॉ किया था तब। सो बॉन्ड एंथैल्पी एंड ऑल सब डिस्कस किया था। वो 720 किलो जूल एनर्जी निकल रही थी एंड ऑल, 788 720। सो है क्या, कहने का मीनिंग क्या है? ये जो पार्टिकल्स राउंड राउंड करके दिखाए गए हैं वो हमारे पार्टिकल्स है सॉलिड के। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ऊपर और नीचे से क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इन लोगों को कंप्रेस किया तो ये जो स्प्रिंग्स है उसमें मेजरली स्प्रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस। और शायद कोई स्प्रिंग ऐसी भी होगी फ्यू कि वो खींच भी जाएगी, वो टेंसाइल फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी। और जैसे ही मैंने फोर्स हटा दिया, तो वो क्या करेगा? वापस जैसे थे वैसे आने की ट्राई करेंगे। जैसे कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग है, हमने ऐसे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी? वो जितनी लंबी की थी उतनी लंबी थोड़ी रहेगी, वापस जैसी थी, जो शेप में थी, जो लेंथ में थी, वो लेंथ में आने का ट्राई करेगा। तुम्हारा सपोज हेयर बैंड है, रबर, ओके, उसको हमने खींचा तो वापस वही शेप में आने का, वही साइज में आने का ट्राई करेगा। ओके, सपोज वो इरेजर वाला रबर हमने अभी बात की थी, उसको भी खींचो, तोड़ मत देना, सिर्फ खींचो, ना टूटे तब तक खींचो और फिर छोड़ दो, तो वापस वो अपना ओरिजिनल शेप गेन करने का ट्राई करेगा। So elasticity is nothing but the ability of the material to regain its original shape and size. Simple. Elasticity क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ऐसी एबिलिटी है मटेरियल की टू रीगेन इट्स एबिलिटी, और से टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज। उसकी शेप, ऑब्जेक्ट अपनी शेप एंड साइज को फिर से गेन करने की जो ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है, जो मटेरियल की एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, मतलब क्या? से वही जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स बताए, रबर है, ओके, एंड ऑल, से स्प्रिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? इलास्टिक। सो इलास्टिक बॉडी मतलब क्या? जैसे वो नाड़ा, इलास्टिक, उसका वर्ड तो हमारा, वो पैंट पहनते हैं, तो ये क्या है? इलास्टिक। मतलब क्या? खींचा और फिर वापस छोड़ा तो वापस वैसे ही जो उसका शेप है वो आ गया। ओके, नाड़ा नहीं आता, इलास्टिक आता है। हाँ, तो सो इलास्टिक, तो इलास्टिक उसका वर्ड ही देखो, हम क्या बोलते हैं? इसका इलास्टिक ढीला हो गया है, ऐसा नहीं बोलते। ओके, बहुत ज्यादा यूज कर दिया हो तो उसका इलास्टिक ढीला हो गया, ऐसा बोलते हैं। इलास्टिक ढीला होना मतलब क्या पता है? वो इलास्टिक चला गया है प्लास्टिक में। तो वो प्लास्टिक क्या है अभी हम समझते हैं। प्लास्टिक मतलब ये प्लास्टिक नहीं रहे। ओके, सो इलास्टिक मतलब समझ गए ना? टू एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये जरूरत क्यों पड़ी ओरिजिनल शेप और साइज में जाने की? क्योंकि हमने उंगली की थी, हमने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज चेंज हो गया। अगर ऐसे ही इलास्टिक पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उसको एबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने इलास्टिक को खींचा, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस अपना शेप, ओरिजिनल शेप रिगेन करने का ट्राई करेगा। वो जो ट्राई करेगा उसकी भी एबिलिटी है। कोई लोग कर सकते हैं, कोई लोग नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं
उनको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। डन। सारे इलास्टिक थोड़ी होते हैं, वो भी ब्रांड के हिसाब से होते हैं। किसी को ऐसे खींचो तो वो खींच गया एस का एक्सेल हो जाएगा फिर वापस वो होगा नहीं। ओके, लेकिन अगर अच्छी ब्रांड का है तो तुमने खींचा, वो वापस वैसे का वैसा होगा। ओके, अच्छा चलो, सो हम तो कपड़े में चले गए। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अभी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब क्या? परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या? उसको तुमने खींचा और वो परफेक्टली है। परफेक्टली मतलब नॉट 90%, खींचा मतलब फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो उसका जो शेप एंड साइज था 100% वही वापस गेन कर लेगा। एक्चुअल में सब कुछ 100% नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हारा हेयर बैंड बोला तो तुमने बोला सर हमने खींचा और वो तो वापस आ गया, वो परफेक्टली नहीं है। मे बी वो 98% हुआ, 90, थोड़ा तो लेंथी हो ही गया है, थोड़ा तो लेंथ उसका इंक्रीज हो ही गया। स्प्रिंग को भी हमने ऐसे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो उसकी लेंथ सपोज से 15 सेंटीमीटर थी, तुमने खींचा 20 कर दी, वापस छोड़ दिया, 15 नहीं होगी, 15.01, 15.02, 15.1, इतना चेंज तो आएगा ही उसमें। ओके, बोलते हैं ना जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल फिर से वो आएगा नहीं। ओके, सो लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वो तो बहुत डिटेल्ड हो गया। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्टली मतलब 100% इलास्टिक बॉडी। तो क्वाड्स है वो जो हम घड़ी में यूज करते हैं, ये वाली घड़ी नहीं, डिजिटल नहीं, वो है एनालॉग घड़ी में यूज करते हैं। यस, तो उसमें जो मटेरियल होता है वो होता है क्वाड्स। सो क्वाड्स है, फिर एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज नाम का मटेरियल है। सो ये जो मटेरियल्स है उसको हम रखते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में। ओके, वहां किसको रखा था याद है? रिजिड बॉडी में दो लोगों को रखा था, डायमंड एंड कार्बोरेंडम। यस, डायमंड एंड कार्बोरेंडम। सो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में है हमारा क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अब ये कौन है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब तुमने खींचा और छोड़ा तो जैसे छोड़ा वैसा ही है प्लास्टिक मतलब क्या? अभी है जैसे हम बोलते हैं कि प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, ये मार्कर प्लास्टिक है। प्लास्टिक है मतलब क्या? इसको मैं खींच ही नहीं पा रहा हूं, और अगर गलती से खींच लिया तो टूट गई वापस वो होगी नहीं, उसको बोलते हैं ना प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, इसको मैं खींच रहा हूँ, खींच ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको गर्म किया, टेम्परेचर, सर अब थोड़ा नरम हुआ है ये, अब इसको खींच सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ठंडा होगा ना, ओरिजिनल शेप तो आएगा ही नहीं। तो प्लास्टिक प्लास्टिक क्या है? इलास्टिक मतलब वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है। एंड प्लास्टिक मतलब क्या? वो थोड़ा भी ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता नहीं है। जैसे कि वैक्स, मर्ड वो मोमबत्ती वाला वैक्स, मर्ड, और से पुट्टी, ये बिरला पुट्टी होती है ना, वॉल पे लगाते हैं, वैसी पुट्टी गणेश जी की आइडल बनाते हैं। ओके, तुमने वो ऐसे मिट्टी से, मर्ड है उसमें से ऐसे लड्डू बनाया, वो उसको ऐसे प्रेस कर दिया, तो वो लड्डू तो वो तुम्हारा उसके जैसा हो गया। अब वैसे छोड़ दिया तो वापस लड्डू थोड़ी बनेगा, वो तो खत्म, वो तो ऐसा हो गया। अब वापस उसके टुकड़े करके वापस ऐसे ऐसे करोगे तो वो अलग चीज है। लेकिन फोर्स लगाया तो शेप एंड साइज चेंज हो गया, और फोर्स छोड़ दो तो वापस वो शेप में आना चाहिए। आ गया तो इलास्टिक, नहीं आया तो प्लास्टिक। तो मड को प्लास्टिक बोलेंगे? हाँ मड को, ये चैप्टर की टर्मिनल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। ये प्लास्टिक तो मटेरियल का नाम है और ये प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। अंडरस्टूड? ये जो हम बोल रहे हैं ये प्लास्टिक किसका नाम है? मटेरियल का नाम है, पॉलीमर है ये प्लास्टिक की जो हम बात कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। अंडरस्टूड? सो परफेक्टली प्लास्टिक मतलब क्या? थोड़ा भी ना आए वो परफेक्टली प्लास्टिक, थोड़ा भी उसका शेप साइज ओरिजिनल जैसा आए नहीं। मतलब तुमने लेंथ बढ़ा दी तो बढ़ा ही दी, अब कम थोड़ी भी ना हो, 10% भी कम ना हो। तुमने लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे 20 कर दी, अब तुम जब फोर्स छोड़ोगे तो फोर्स छोड़ने के बाद वो 20 की 19 भी नहीं होगी। 15 ओरिजिनल तो छोड़ो, 20 की 19.9 भी नहीं होगी, 20 की 20 ही रहेगी। उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अंडरस्टूड? ओके, तो वो है हमारा वैक्स, मर्ड, पुट्टी एक्सेट्रा। ओके, अब ये ऐसा रीजन क्या है इसका? रीजन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?
तो ये जो रीजन है ना, उसके लिए ही हमने इसकी पहले वाली थियरी पढ़ी, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटर एटॉमिक। रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब कि इलास्टिक का रीजन देख रहे हैं हम, उसका ऑपोजिट प्लास्टिक का रीजन होता है। ओके, तो इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है, उसका रीजन क्या है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का रीजन ये है कि जैसे कि स्प्रिंग है 15 सेंटीमीटर की है, हमने खींच के 20 सेंटीमीटर की कर दी। अब अगर हमने 20 सेंटीमीटर की कर दी है, मतलब हमने किया क्या? ये जो स्प्रिंग के एटॉम्स थे उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। ओके, वो डिस्टेंस हमने क्या किया? बढ़ा दिया। अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ये ग्राफ हमने देखा ना अभी, तो हमने डिस्टेंस कम किया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तो अगर यहां ही हो तुम, अब तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डन। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींचा, डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो बॉडी क्या करेगी? एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी। क्या खुद ब खुद बॉडी क्या करेगी? एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी। जैसे कि हमने एनएलएम में नहीं देखा कि भाई हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो W इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स नीचे लग रहा है। तो नीचे लग रहा है, मैं बॉडी पे ऊपर खड़ा हूं, तो जितना नीचे लग रहा है उतना नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर सरफेस पर से लग रहा है। तो वो सरफेस लगा रही है, मैं हवा में थोड़ी खड़ा हूं, तो सरफेस भी मेरे ऊपर उतना फोर्स लगा रही है, तभी तो मैं यहां पर खड़ा हूं। अगर सरफेस कोई फोर्स नहीं लगाती तो ग्रेविटी तो मुझे सेंटर तक खींच के ले जाती। ग्रेविटी मुझे सेंटर तक, अर्थ की सेंटर तक खींच के ले जाती, क्योंकि वो फोर्स लगा रही है। लेकिन उसको अपोज करने वाला भी कोई फोर्स है, तो ये जो फ्लोर है वो मेरे बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसीलिए मैं ऐसे खड़ा हो पा रहा हूं। फिर लिक्विड के केस में हमने ब्यूयॉन्सी फोर्स की बात की थी, जो नीचे से फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, वो बात की थी। मतलब वो तो छोटे स्टैंडर्ड में, 9th में एंड ऑल। अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे ही क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स और से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है बॉडी के अंदर। तो 15 सेंटीमीटर की स्प्रिंग थी, मैंने फोर्स लगा के उसको 20 सेंटीमीटर की कर दी। अब बॉडी नहीं चलेगा, तो अब वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अप्लाइड फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, वो एबिलिटी जो है, वो एबिलिटी को ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अंडरस्टूड? ओके, तो वो एबिलिटी कहां से आई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एबिलिटी आई। मतलब क्या? मतलब ऐसा समझो कि मैंने ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ा दिया, इसको क्या किया? डिस्टेंस ये स्प्रिंग ही है, ऐसा समझो, स्प्रिंग का एक एटॉम दूसरा एटॉम, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। ऑब्वियसली कम हो गया। अब दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसे जनरेट करेगा? ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लगाएगा ज्यादा। अब तक भी लगा रहा था, लेकिन ज्यादा फोर्स कहां लगा रहा था? इन लोगों के ऊपर, जो अपने हैं उनके ऊपर। अब ये दूसरों को भी लगाएगा। क्यों? ए तू आ भाई, तू कहां जा रहा है? ये तो मेरे अपने ही है, लेकिन तू पार्टिकल साथ में रहेंगे हम, लाइक दैट। ये पूरा पार्टिकल है, दूसरा एटम है। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन भी ये न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो हम जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स क्रिएट हो रहा है। एंड ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी में अपने आप क्रिएट होता है। ओके, स्पॉन्टेनियसली। इसकी वजह से इलास्टिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। मतलब हमने तो क्या किया? हमने तो एटॉम्स के बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम किया। हमने तो कम ही किया ना, एटॉम थे, हमने दूर फोर्सेस लगाया तो उनके बीच का डिस्टेंस कम किया, डिस्टेंस बढ़ाया, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम किया। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम किया, लेकिन वो लोग का खुद का ट्राई क्या रहेगा? जुड़ के रहना। इसीलिए तो हम सॉलिड में पढ़ते थे छोटे क्लासेस में, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ रहने की टेंडेंसी रखते हैं, नजदीक एकदम चिपके हुए। फिर हम दिखाते भी ऐसे थे, ऐसे ड्रॉ किया तो एक गोला, फिर उसी के बाजू में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर लिक्विड के केस में एक, फिर दूसरा थोड़े डिस्टेंस के बाद, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइक दैट। और गैसेस में तो एक उधर और एक इधर, लाइक दैट।
ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अंडरस्टूड। ओके, तो उनकी टेंडेंसी ये है, सर कौन उनको बोल रहा है एक दूसरे के साथ रहने, अरे उनका टेंडेंसी ही है। जैसे पानी है तो पानी हम ऐसे फेंकेंगे तो कैसे ऐसे एक धार गिरती है, ऐसा गिरता है कि एक ड्रॉप आया फिर दूसरा ड्रॉप फिर तीसरा, नहीं, वो लोग अपने साथ, जैसे कि तुम हो अभी तुमको छोड़ दिया ऐसे, ओके, जैसे तुम एक क्लास वाले हो, ओके, और फिर कोई दूसरे सपोज मार्गदर्शक के स्टूडेंट, अभी कोई दूसरे ट्यूशन क्लास वाले स्टूडेंट आए जो तुम्हारे स्कूल में नहीं है, कोई और स्कूल में है, ओके, मतलब तुम उनको जानते ही नहीं हो, ओके, तो तुम 6 हो, बाकी वो 6 भी आ गए, तो तुम लोग किस टीम बना दी, अब खेल रहे हैं, तुम्हें किसकी टीम में जाना पसंद रहेगा? ऑब्वियसली जो है वो हमारा ही ग्रुप साथ में रहेगा, लाइक दैट, ओके, कि भाई भले ही क्लास में बनती हो या ना बनती हो लेकिन टीम तो एक ही है। कौरव पांडव हो तो बाहर से आए तो वो लोग भले ही घर में ऐसे झगड़ा करते हैं, ये मेरा, लेकिन जब बाहर से युद्ध हो तो दोनों साथ में युद्ध लड़े थे, सही में साथ में लड़े थे और जीते भी थे, ओके, हाँ। तो बाहर की फैमिली वाले आए तो दोनों साथ है, हाँ, घर का झगड़ा घर में है वो सब, अंडरस्टूड, ओके, लाइक दैट। अगर हम पार्टिकल्स को दूर करने वाले हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, नहीं भाई, हम तो अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। वो फैमिली के साथ रहने की टेंडेंसी जो है, ये हम डीपली समझ रहे हैं, नहीं तो एक सेंटेंस में खत्म हो जाएगा, ये समझने के लिए हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो उनकी टेंडेंसी है क्या, एक दूसरे के साथ रहने की, ओके, लेकिन उनकी टेंडेंसी फिर अभी घर में आ गए, जैसे ये हमने फैमिली के बाहर की बात की, ओके, तो दूर करेंगे तो सामने लड़ेंगे दूसरों के साथ, लेकिन घर में आ गए मतलब क्या, अगर तू एक डिस्टेंस है उनके बीच में, अब तुमको अरे डिस्टेंस और बढ़ाओ, और अरे बस भाई कहाँ गोद में बैठेगा क्या, लाइक दैट, ओके, तो इतना भी नजदीक मत आओ, लाइक दैट, फिर वो एक दूसरे को रिपल करते आएंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब, हाँ, दोनों तरफ हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम फोर्स लगाए कि जाओ नजदीक जाओ, तो रिस्टोरिंग फोर्स दूर जाओ वैसे लगेगा, ओके। इन शॉर्ट अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट, जैसे कि हम चल रहे हैं तो ऑलवेज मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा, मोशन की डायरेक्शन में कभी फ्रिक्शन नहीं लगता, वैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम ही है रिस्टोरिंग, उसका नाम ही है रिस्टोरिंग फोर्स, अंडरस्टूड, ओके। सो दैट इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, रिस्टोरिंग फोर्स, वो लिखना रह गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which generate restoring force, okay, intermolecular forces which generates restoring force, और उसकी वजह से ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बॉडी में होती है, और जिसकी रिस्टोरिंग कैपेसिटी कम है या जीरो, तो फिर वो परफेक्टली प्लास्टिक हो जाएगी। जिसको जो करना है करो, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लाइक दैट, ओके, कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं है, ले जाओ जिसको ले जाना है वो, लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके, समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ा इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, वैसे देखा जाए छोटा है, हम डीपली अंदर डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज तो मैं बोल देता परफेक्टली प्लास्टिक, ये समझाने के लिए हम ये समझे, अच्छे से समझ में आए इसलिए, अंडरस्टूड, ओके। तो ये हम इलास्टिसिटी समझे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस लेते हैं थोड़ा।